पंकज, आज चुनावों का ऐलान हो सकता है, साथ ही विधानसभा चुनावों की तरफ भी देश बढ़ता नजर आएगा। बिल्कुल बेशक अंकित, देखिए लगातार जिस तरह से चुनाव की पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने जम्मू में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी कहा था कि चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है और बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो ये माना जा रहा है कि आज दोपहर को 3 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश और सिक्किम और ऐसे तमाम जो 4 राज्य हैं, उन चारों राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और 2019 में और 2014 में दोनों अगर चुनाव, लोकसभा चुनाव देखे जाए, 7 फेसों में चुनाव हुए हैं, 7 चरणों में चुनाव है। और इस बार भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्य जो बड़े, और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जो बड़े और संवेदनशील राज्य है, वहां पे 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। और बाकी जगहों में 3 से 4 चरणों पे, और जो छोटे राज्य हैं जहाँ पे 2 या 3 सीटें हैं या 4 सीटें हैं, वहाँ एक चरणों में चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश को भी माना जा रहा है कि 3 से 4 चरणों में चुनाव करा सकती है चुनाव आयोग। और छत्तीसगढ़ में जो बस्तर, दंतेवाड़ा और महासमुंद जैसे क्षेत्र हैं, नक्सलाइट क्षेत्र हैं, उनको पहले चरणों में और उसके बाद बाकी सीटों को दूसरे और तीसरे चरणों में चुनाव वहां भी संपन्न कराया जा सकता है। और मध्य प्रदेश में भी माना जा रहा है कि 4 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। अंकित, बड़ी स्टेट की तरफ, या फिर यूँ कह लें जैसे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये जो बड़े राज्य हैं, वहाँ पर आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि 2 से 3 चरणों में छोटे छोटे करके सीटों के दायरे को बढ़ा करके चुनाव कराया जाए। लेकिन इन सब के बीच कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रदेश शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनावों का ऐलान आज हो सकता है। बिल्कुल बेशक अंकित, देखिए अगर आपको याद होगी कि हमने एक बार चर्चा करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग इस बारे में सोच रहा है और चर्चा कर रहा है। और अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया है। तो माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव ले सकता है, क्योंकि पिछले कई जब से धारा 70 हटा है तब से लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि चुनाव कब होंगे। और तब से चुनाव के जो है वो रुका हुआ है, लगभग 6 साल होने जा रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज चुनाव आयोग इस मामले को लेकर भी कोई बड़ा फैसला ले सकता है, तारीखों का ऐलान कर सकता है, या अद्यपि या तो फिर कुछ बड़े ऐलान जम्मू कश्मीर के लिए भी किया जा सकता है। अंकित, जो संवेदनशील जगहें हैं, पश्चिम बंगाल के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हिंसा भी देखी जाती है और कई नक्सली इलाके हैं, वहां के लिए भी क्या चुनावों की तारीखों में उनको बांट करके किया जाएगा, या कुछ अलग तैयारी वहां के लिए चुनाव आयोग कर सकता है? बिल्कुल बेशक अंकित, देखिए चाहे वो बंगाल के तमाम जो माओइस्ट एरिया हो या संवेदनशील क्षेत्र हो, या छत्तीसगढ़ नक्सलाइट एरिया हो, या तो फिर महाराष्ट्र का गढ़चिरौली का एरिया हो, या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जो माओवादी और नक्सलाइट एरिया है, और जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर का क्षेत्र हो, या लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्र हो, या असम और अरुणाचल के सीमावर्ती क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर चुनाव आयोग इस बात को लेकर विचार कर रहा है कि इनको अलग अलग फेज पे चुनाव कराया जाए। कि 2014 और 2019 के ट्रेंड को देखा जाए तो वहां भी इसी तरह के 7 चरणों में चुनाव हुए, माफी चाहूंगा 3 चरणों में चुनाव हुए, जहां जहां जिन राज्य छोटे राज्य हैं और जहां पे जब संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पे 3 चरणों में चुनाव कराए गए हैं। जो राज्य बहुत बड़े हैं, जैसे मैंने पहले कहा, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, ऐसे राज्यों को 7 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। 2019 में भी उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुए थे, बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे, बंगाल में भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे। तो इस बार भी माना जा रहा है कि इन राज्यों को 7 चरणों में चुनाव कराया जाता है। बस जो संवेदनशील राज्य हैं या लोकसभा सीटें हैं, वहां उन राज्यों में एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिएगा पंकज, बहुत क्विक रिएक्शन दीजिएगा। और सवाल ये कि राहुल गांधी को लेकर के कहा गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि वो बयान देने से थोड़ा सा संयम बरतें,
जिस पर कांग्रेस पार्टी बिफर भी गई थी, कहा था कि सिर्फ राहुल गांधी ही थोड़ी देते हैं, बाकी भी नेता तो देते ही हैं, उनको भी बोलिए। तो इन बयानों को लेकर बयान वीरों के लिए क्या निर्देश इस चुनाव में चुनाव आयोग दे सकता है? देखिए, आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, क्षेत्रों के बारे में बताएगा, कहाँ कहाँ चुनाव आयोग ने मुआयना किया है, क्या तैयारी है, कितने प्रतिशत पुरुष वोटर है, महिला वोटर है, कितने प्रतिशत युवा, इन तमाम बात जानकारी देगा। और जो बयानों को लेकर है, इसके पहले एक बार चटा चुका है चुनाव आयोग, और हो सकता है इसके बाद जब तारीखों का ऐलान कर दिए, जब चुनाव प्रचार प्रसार ठीक है, शुरू हो जाए, उस दौरान इसको लेकर फिर नोटिफाई कर सकता है। लेकिन आज चुनाव आयोग इसके बारे में ठीक है, आज मानकर चलिए कि डेट पर अनाउंसमेंट होगी, पंकज बता भी रहे हैं, और आगे चल करके नए कायदे कानून जो नेता निपटाते रहते हैं या यूं कहें बयान देते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार शर्मसार भी इस देश को होना पड़ता है, तो उनको लेकर के भी चुनाव आयोग बड़े बयान या बड़े ऐलान कर सकता है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खासतौर पर आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावनाएं हैं, और इन सब के बीच ऐसे नेताओं को अपने बयान देने से बचना चाहिए जिससे विवाद खड़ा हो जाए। पीएम मोदी ने पत्र में लिखा है, अगली खबर की तरफ, प्रधानमंत्री मोदी का वो पत्र है जहां लिखते हैं कि मेरे प्रिय परिवारजन, आपका और हमारा जो साथ है अब वो 1 दशक पूरा करने जा रहा है, यानी 1 दशक इस साथ को पूरा होने वाले हैं। और ये तस्वीर भी हम उस लेटर की दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आगे प्रधानमंत्री क्या कुछ इस पत्र में देशवासियों के लिए लिखते हैं, अब मैं जरा आपको पढ़कर सुना देता हूं। मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों से हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं, उसके सार्थक परिणाम आपके और हमारे सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पत्र देशवासियों के लिए, और इस पत्र में खास अपील भी की गई है। अपील ये की गई है कि लोग इस बार जब चुनाव में जाएं तो ऐतिहासिक फैसले ज़रूर लें, यानी ऐतिहासिक फैसले लेने से हम चूके नहीं, सभी को चुनाव में मतदान करना चाहिए। हम भी खासतौर पर अपील करते हैं, टीवी 27 भी अपील करता है कि सभी को समय निकालकर चुनाव में ज़रूर अपना सहयोग देना चाहिए। आप सरकार चुनते हैं, और न केवल सरकार बल्कि आप देश के भविष्य को बुनते हैं। भोपाल के सिंधी कपड़ा मार्केट के दुकानदारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जहां 3 करोड़ दी गई आर्थिक सहायता राशि को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस आर्थिक सहायता राशि के लिए स्वेच्छानुदान मद से इस सहायता के लिए घोषणा की है, और जल्द से जल्द ये सहायता लोगों तक पहुंचाने के लिए, इन पीड़ितों तक पहुंचाने की बात कही है। तो यानी 3 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदेश के उन लोगों को मिलने वाली जो स्वेच्छानुदान मद के उस क्राइटेरिया में आते हैं। सिंधी कपड़ा मार्केट के दुकानदारों को यह आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा कर दी है। सीएम की घोषणा के बाद ही इन राशियों को सुपुर्द करने के लिए, तेजी से काम करने के लिए कह दिया गया। तो खासतौर पर उन लोगों को यह सहायता मिलने जा रही है जो स्वेच्छानुदान मद की दायरे में आते हैं, जिसमें इस आर्थिक सहायता के जरिए सिंधी कपड़ा मार्केट के दुकानदारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की, यानी सशक्त बनाने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार और खासतौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा की जाएगी। तो ये बड़ी घोषणा है, 3 करोड़ रुपए की सहायता मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। सीएम ये एक तरीके से राहत अगर पैकेज कह लें तो गलत नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई थी, जिन दुकानदारों के जीवन में ये आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर हो गई थी, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए ये की जा रही है। सिंधी कपड़ा मार्केट के दुकानदारों को ये सहायता देने की घोषणा ऐसे मौके पर हुई है जब उन्हें इसकी अत्यंत ज़रूरत भी थी। तो साफ तौर पर आज ये बड़ी सहायता की जानी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। भोपाल से ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज,
आज ये बड़ी धनराशि जो है उन पीड़ितों के खाते में जाएगी, यानी उन पीड़ितों को आगे चलकर मिल जाएगी जिसको लंबे समय से इंतजार था। क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से जरा हमें बताइए। ये जो पूरा मामला है सन 2008 का है, जब शिवराज सरकार थी और शिवराज सरकार के समय बुरहानपुर में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे और ऐसे में कई सारे जो सिल्वी परिवार थे उनकी दुकानों में आग लगा दी गई थी और इसके अलावा जो उनका पूरा व्यापार पूरी तरह से चौपट कर दिया गया था। तो हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में 8 लोगों की मौत हुई थी और 25 से ज्यादा लोग जो है घायल हुए थे। इसके बाद तमाम सियासत इस पूरे मामले पर हुई। वहाँ की विधायक अर्चना चिटनीस लगातार इस बात की मांग करती रही कि जो दंगा पीड़ित हैं, जिनका सब कुछ इस दंगे में लुट गया है, जिनकी दुकानों को आग लगा दी गई है, उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। हालांकि काफी प्रयास उनके द्वारा किए गए, लेकिन अब जैसे ही सरकार डॉक्टर मोहन यादव की बनी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने से अर्चना चिटनीस से बात की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बुरहानपुर के जो दंगा पीड़ित जो व्यक्ति थे, जो ऐसे लोग थे जिनका पूरी तरह से धंधा चौपट हो चुका था, जिनकी दुकानों में आग लग चुकी थी और जिनके पास कुछ भी नहीं था, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और ऐसे लोगों को जो है लगभग 3 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी, जो उनके विस्थापन में काम आएगी और साथ में इनको जो नुकसान हुआ है उसकी कहीं ना कहीं पूर्ति करेगी। क्योंकि तो लंबा समय इस पूरे घटनाक्रम को हो गया है, अब ऐसे में उनकी माली हालत क्या होगी, कैसी होगी, सब सरकार इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है अधिकारियों को कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिनकी पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे वो, उन लोगों को ये आर्थिक जो सहायता है वो प्रदान की जाए। जी। सिंधी कपड़ा मार्केट बुरहानपुर में उन लोगों का, उन व्यापारियों का इस पर क्या कहना है जिन्हें ये राशि मिलने वाली है, जिन्हें इसके जरिए मदद मिलने वाली है? सर देखिए, जाहिर सी बात है, इतने लंबे समय बाद मदद मिलने वाली है, तो जो ऐसे व्यापारी हैं जिनका पूरी तरह से धंधा चौपट हो गया था, उनको कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए पर आर्थिक सहायता मिलने वाली है। तो सीधी सी बात है, जब उनसे बात की गई तो उनका यही कहना था, कीड़ा भी थी, काफी लंबे समय सरकार ने लगा दिया इस सुनवाई को करने में, लेकिन फिर भी जो हुआ वो अच्छा हुआ। लेकिन अब जो उनको जो मिलने जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं खुशी की लहर है उनके चेहरे पर। ये राशि जो 3 करोड़ है, ये क्या ये सभी को मिलने वाली है या फिर इसका हिस्से में बांट करके कुछ राशि सभी को प्राप्त होगी? देखिए, ये जो राशि है जो मुख्यमंत्री अपने जो सीएम सहायता कोष होता है उससे आवंटित की जाएगी ये राशि, और ऐसे लोगों को आवंटित की जाएगी जिनका घर, दुकान मकान सब कुछ उस दौरान तहस नहस हो गया था। हालांकि ऐसे लोगों की सूची पहले से बनी हुई है, सब कुछ तैयारी है, लेकिन अब जब राशि आवंटित की जाएगी तो ये देखना होगा कि कौन से मापदंड सरकार इनके सामने रखती है। जी। एक आखिरी सवाल आपसे एक और मैं ले लेता हूं कि ये जो राशि है, इसके जरिए प्रदेश में जो दंगे हुए थे उसमें जो पीड़ित हैं उनको साफ तौर पर सहायता मिलेगी, और इससे खासा इलेक्शन में, क्योंकि अभी 24 के चुनाव आ गए हैं, तो उसमें क्या असर पड़ना आप मानकर चल रहे हैं? देखिए, जिस तरह से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव है और सरकार ने अभी कर्मचारियों का टीए नहीं बढ़ाया, महिलाओं के खाते में जो है राशि समय आने से पहले ही ट्रांसफर की गई, किसानों को सम्मान निधि दी गई, तो तमाम वर्गों का ख्याल जो है इस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रख रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस भी तरह की कोई शिकायत आती है उसका तत्काल निराकरण भी कर रहे हैं। जिस तरह से ये काफी लंबे समय से पेंडिंग था और सिंधी समाज को साझे ही रखना था, तो कहीं ना कहीं इसमें भी इसका भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये कदम। ठीक है नीरज, आप लगातार खबर पर भी नजर बनाए रहिए, जरा दर्शकों को दूसरी खबर की तरफ लिए चलता है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर के बीच बनेगा रोपवे। केंद्र सरकार ने इसके लिए 189 करोड़ की स्वीकृति, यानी 189 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। रोपवे तीर्थ यात्रा के दौरान भीड़ में होगी कमी, 7 मिनट में मंदिर पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। तो ये बड़ी योजना उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर के लिए रोपवे सेवा की शुरुआत की जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई है। रोपवे तीर्थ यात्रा के लिए साफ तौर पर श्रद्धालुओं को इसका खासा फायदा मिलने वाला है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत जो स्वीकृति मिली है, 7 मिनट में मंदिर पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, रोपवे तीर्थ यात्रा के दौरान भीड़ में भी कमी होगी और कई सारी जो इस केंद्र सरकार की योजना के जरिए फायदा है श्रद्धालुओं को मिलता नजर आएगा। क्या कुछ ये पूरा योजना है, कैसे इस प्रोग्राम को मूलभूत अमली जामा पहनाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें
कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया था कि सभी तीर्थ स्थलों पर जो तीर्थ जो स्थल हैं उन पर जो है श्रद्धालु हैं उनको पूरी व्यवस्था उनकी सुनिश्चित की जाए, जिसमें उज्जैन पे कहीं ना कहीं एक बड़ा फोकस है सरकार का, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद जो है उज्जैन से आते हैं। तो जिस तरह से देखा जाता था कि रेलवे स्टेशन से जो है जो महाकाल का जो मंदिर है उसकी दूरी काफी ज्यादा थी, तो ऐसे में जो बुजुर्ग हैं उनको काफी समस्या आती थी, जाने में काफी लंबा पैदल चलना पड़ता था और उस समय कई कई बीमार जो बुजुर्ग हैं वो नहीं जा पाते थे। इसके अलावा दिव्यांगों को भी काफी समस्या का सामना इसमें करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं कैबिनेट में इसको प्रस्ताव को पारित किया गया, केंद्र सरकार की जो है आर्थिक मदद मांगी गई। तो अब जो बात सामने आई है 189 करोड़ की जो राशि है वो केंद्र सरकार अब रोड बनाने को लेगी और ये पूरी राशि जो है केंद्रीय परिवहन विभाग है वो देगा, यानी कि राजनाथ सिंह इस राशि को हस्तांतरित करेंगे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी राजनाथ सिंह का धन्यवाद दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो 189 करोड़ की इस राशि से कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को खासा फायदा होता नजर आएगा। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि कैसे मुंबई में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता भी इसमें शामिल रहेंगे। मुंबई में होने वाली इस न्याय यात्रा रैली में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा है हमें आमंत्रण मिला है और हम इसमें शामिल होंगे। सीट बंटवारे पर रणनीति भी होगी तैयार, तो वहीं उम्मीदवारों को लेकर हो सकती है घोषणा। यानी साफ तौर पर आज मुंबई महानगरी जिसको कहा जाता है, सितारों की नगरी कही जाती है, आज वहां पर राजनीतिक नेता नजर आएंगे। तो यानी माया नगरी में आज राजनीतिक माया साफ तौर पर देखने को मिलेगी। बड़ी ये रैली है, आम आदमी पार्टी समेत तमाम दल इसमें शामिल हो सकते हैं। आज समापन रैली अगर इसको हम कहेंगे तो उचित होगा। समापन रैली दरअसल ये आज हो रही है मुंबई में, लंबी यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर रहे और इस यात्रा के जरिए क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए लगातार स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में राहुल गांधी नजर आए। तो देखिए आज इस रैली के अहम मायने भी हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी की जब ये रैली होगी तो इस रैली में कई विपक्ष के नेता शामिल होंगे। INDIA गठबंधन के कौन कौन से नेता शामिल होंगे ये इस पर हमारी नज़र भी रहेगी, क्योंकि आज कहा जा रहा है कि तमिल से भी शामिल होते नजर आएंगे, स्टालिन हो दक्षिण से भी मतलब शामिल होंगे, तो वहीं उद्धव और तमाम अलग नेता भी जो इसमें शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। शरद पवार समेत कोशिश ये भी है कि क्या पता ममता बनर्जी भी इस रैली में नजर आ जाए। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग जल्द तारीखों का ऐलान कर सकता है, साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। वहीं भाजपा अपने 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुनाव जीतने के लिए मैदानी स्तर पर तैयारी और पूरी तरीके से मशक्कत करती नजर आ रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो अब तक पूरे 11 सीटों में भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तक नहीं कर पाई। वहीं 11 सीटों में सिर्फ 6 सीटों के ऐलान के बाद बचे हुए सीटों पर नाम की घोषणा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि हमारी राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक, केंद्र में नेताओं की बैठक लगातार इस पर हो रही है और नाम पर मोहर लग चुकी है। बस हाईकमान नाम तय करेगा, इसकी घोषणा हो जाएगी और इसका हम सबको भी इंतजार है। यानी उनका ये कहना कि नाम तय है, बस मोहर लग जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कौन सी मोहर लगती है और कब तक लगती है। से चर्चा हुई है और संभवतः बहुत जल्दी 5 सीटों का भी लिस्ट सब कमेटी में चर्चा होने के बाद लिस्ट जारी हो जाता है। 11 से 11 हमारे लोकसभा और सीटों पर विजय का लक्ष्य सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, पूर्व विधायक सभी पूरी निष्ठा के साथ विधानसभा चुनाव के बाद से ही हमने लोकसभा चुनाव की तैयारी। हाँ, वो सब लग रहा है, जिसको आगे करते हैं वही पिंड छुड़ा के भागता है। तो इसलिए उनको बहुत परेशानी हो रही है कि कौन लड़े, कैसे करें।
क्योंकि मालूम है कि बहुत जगहों में इनकी जमानत जब्त होनी है, कांग्रेस की जमानत जब्त होनी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मानसिक रूप से इतना पजल्ड हो गए हैं, टूट चुके हैं कि अब दिन रात जो है जय श्री राम के नारा ही लगा रहे हैं। हिमांशु पटेल मेरे साथ ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कांग्रेस अब तक नाम नहीं पूरी तरीके से तय कर पाई है, आधे आ गए आधे बाकी, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हाईकमान मोहर लगा देगा, जैसे लगाएगा मोहर वैसे नाम की घोषणा। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे एक बार में ही 11 के 11 लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करके जो है पूरी तैयारियों में जुट चुकी है, वहीं बात कर ली जाए कांग्रेस को लेकर तो लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं विपक्ष के तंज और ताने के शिकार यहाँ पर होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अलग अलग जो है लहजे पर अलग अलग ठहाके लगाते हुए जो है तंज कसते हैं, और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना बात यही कह रही है कि कांग्रेस जो है अपना एक बार में कभी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाती। हमने देखा है विधानसभा में क्या स्थिति रही है, बगावत की स्थिति यहाँ पर बनती है, और जिस तरह से लोकसभा में जो जो सीटें आसान थी जहाँ पर दिग्गज कांग्रेस के नेता थे, तो बात कर लीजिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर के है, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, ऐसे लोगों को सीधे नाम है ऐलान कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दुआभेद या स्थिति जो है विवादित स्थिति यहाँ पर नहीं रही, नहीं कोई यहाँ पर जो है टकराहट की स्थिति रही। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि बचे हुए 5 जो सीट है उस पर आखिरकार नाम कब ऐलान होगा, क्योंकि बहुत जल्द आचार संहिता भी लागू हो जाएगी आज या कल की तिथि पर, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक हो चुकी है, उसके बाद कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में निर्वाचन आयोग बैठक लेकर आचार संहिता का ऐलान करेगी। उसके बाद जिस तरह से बात कर लीजिए तैयारियों को लेकर, तो जिस तरह से 6 सीटों का नाम ऐलान किया कांग्रेस, वहां पर कांग्रेस एड़ी चोटी की जोर लगाकर इस बार जो है चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। लेकिन बच्चे वो 5 सीट को लेकर कसमकस जारी है, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता अब तक जो है इंतजार कर रहे हैं कि इस सीट का ऐलान कब होगा, कौन आखिरकार उनके प्रत्याशी होंगे, किनके पक्ष में उनको काम करना है। तो लगातार केंद्रीय नेताओं की बात कर ली जाए, चाहे दिग्गज छत्तीसगढ़ के तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात कर ली जाए, लगातार सबका एक ही कहना है, हमारी सभी बैठकें जो है केंद्र स्तर पर हो चुकी है, CWC, EWC तमाम जो बैठक इनके हो चुकी है, लेकिन सिर्फ उनको भी इंतजार है तो नामों के ऐलान का ऐलान होने के बाद प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग जाएगी। लेकिन जिस तरह से प्रत्याशियों की मुहर है वो पार्टी स्तर पर भले ही तय हो चुकी होगी, लेकिन धरातल पर, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच अब तक नामों की सुगबुगाहट है वो अभी भी बरकरार है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कहे चाहे विपक्ष कहे, सभी को इंतजार है कि आखिरकार कांग्रेस किसको अपना प्रत्याशी घोषित करती है, और लगातार इस प्रत्याशी को लेकर कशमकश चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर बात कर ली जाए अलग अलग सीटों को लेकर, तो जिस तरह से बस्तर और कांकेर की बात कर ली जाए तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, और वही दूसरी ओर कवासी लखमा जो कि छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता कांग्रेस के और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए कसमकश प्रयास करते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों को लेकर उस सीट पर अटकलें हैं वो वहां पर बनी हुई है। और अन्य सीटों की बात करी जाए तो लगातार कई ऐसी सीटें हैं वहां पर प्रत्याशियों की घोषणा 5 सीटों पर अब तक कांग्रेस नहीं की कर चुकी है। तो कुल मिलाकर बड़ी चुनौती है। पर मोदी की गारंटी को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री, नेता और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और पूरे मोदी की गारंटी को पूरा करके हम मोदी के कामों को लेकर छत्तीसगढ़ में साय के सुशासन को लेकर और जनता के बीच जाने की बातें कह रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस राहुल गांधी के न्याय को लेकर जिस तरह से अलग अलग न्याय की गारंटी उन्होंने लाया है, चाहे महिलाओं की बात कर ली जाए, मजदूरों की बात कर ली जाए, युवाओं की बात कर ली जाए, चाहे अन्य वर्गों की बात कर ली जाए, किसानों की बात कर ली जाए, तो ये अलग अलग न्याय की गारंटी को लेकर जनता के बीच जाने की बात कर रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी मोदी की गारंटी और सुशासन सहाय का जिस तरह से कितना असर यहाँ पर प्रभावित करता है, और क्या इनके गारंटी को लेकर मोदी की गारंटी या राहुल की गारंटी किस पर ज्यादा हावी होता है, जनता किस पर मुहर लगाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु ये तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहना, देखते रहे TV 27 न्यूज़।